नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर चर्चाएं हुई। बैठक में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, सुरक्षा सहयोग, व्यापार तथा आपसी हितों से जुड़े विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए आपसी संवाद को निरंतर बनाए रखने पर भी जोर दिया। तो वहीं कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार हंगामा किया। नेताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संग संसद की सीढ़ियों पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें, ये पोस्टर उन सांसदों की ओर से किया गया जिन्हें कल सदन में नियमों के उल्लंघन के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। कल यानी मंगलवार को राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर मीडिया से बात करते हुए यही आरोप लगाया था। भारत यूएस ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार पर पक्ष रखना शुरू कर दिया। वहीं तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा भी शुरू कर दिया। पीयूष गोयल ने इस दौरान कहा कि भारत और अमेरिका हुई ट्रेड डील पर कहा कि इसमें किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया है। वहीं आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, दोनों के हितों को देखते हुए स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषज्ञ और कृषि और दुग्ध क्षेत्रों से के हितों पर रक्षा सुनिश्चित करने में सफल होने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों के वार्ताकारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहरी की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विवेक को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग एक वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्र ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए
गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता को पूर्णतः ध्यान रखा गया है। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किया गया वादा पूरा कर दिया है। होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए सरकार ने 262 करोड़ रुपए का फंड भी स्वीकृत किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि इस होली पर दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को एक गैस सिलेंडर की कीमत 853 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। जो परिवार सिलेंडर की जगह लाइट नेचुरल गैस पीएनजी यानी कि का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें भी इतनी ही राशि उनके खातों में प्रदान की जाएगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार साल में 2 बार ये लाभ देगी, एक बार होली और एक बार दिवाली पर। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में करीब 17.5 लाख पंजीकृत राशन कार्ड धारक परिवार हैं, जिन्हें इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। मेरी बहनों को और परिवारों को मैं बधाई देना चाहती हूं। एक वायदा जो हमने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली के लिए किया था, होली और दिवाली पे निःशुल्क सिलेंडर देने का, आज कैबिनेट में उस योजना को हमने पास किया। उसके निमित्त हमने 242 करोड़ का फंड सैंक्शन किया और इस होली के त्योहार पे हम राशन कार्ड धारक जो दिल्ली में है, उन सभी परिवारों को एक एक सिलेंडर की वैल्यू यानी कि 853 रुपए डीबीटी करेंगे उनके अकाउंट में। और जो लोग सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करके पाइपलाइन के माध्यम से भी गैस यूज कर रहे हैं, पीएनजी यूज कर रहे हैं, उन्हें भी हम उनके अकाउंट में ये वैल्यू जो 853 रुपए है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो मैं दिल्ली के अपने परिवारों को शुभकामनाएं देती हूं और ये विश्वास दिलाती हूं कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे कहा है, उन सब वायदों को हम पूरा करेंगे। एक एक करके सारी चीजें, सारे संकल्प हमारे पूरे किए जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, परिवारों के लिए खुशी का मौका है कि उन्हें इस तरह का सहयोग मिलना, विशेष रूप से वो वर्ग जो जिसके लिए एक बहुत बड़ी मदद है ये। तो सरकार की ओर से साल में 2 सिलेंडर होली और दिवाली पे, तो इस बार की होली से पहले ये सिलेंडर हम अपने राशन कार्ड धारक परिवारों को ये डीबीटी करके उन तक दे देंगे। थैंक यू। आज डिसीजन ये लिया गया है, इससे पहले कोई डिसीजन नहीं हुआ था। आज इसे हमने पटल पे रख करके पास किया है। दोनों के लिए लिया है। इस साल का एक इस फाइनेंशियल ईयर में लाई करेगा और एक अगले में, परंतु अभी तक जो रजिस्टर्ड हमारे राशन कार्ड धारक हैं वो 17.5 लाख है। धन्यवाद। तो वहीं खबर दिल्ली से है, जहां राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जन सुनवाई आयोजित की। इस अवसर पर उन्होंने आम नागरिकों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं और चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुना। जन सुनवाई के दौरान लोग अपने रोजमर्रा के मुद्दे जैसे बुनियादी सुविधाओं, बिजली, पानी, सड़क और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रख सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हर एक शिकायत को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी और लोगों की समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। वहीं उन्होंने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य नागरिकों और सरकार के बीच सीधे संवाद को मजबूत करना और लोगों के मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करना है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विकास से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में चल रही आवासीय परियोजनाओं की प्रगति, आम जनता को मिलने वाली सुविधाएं और लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आवास योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बैठक के दौरान दोनों सीएम ने, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए समान कार्य समान वेतन को लेकर अहम बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार इस दिशा में पहले ही फैसला कर चुकी थी और अब इस पर शासनादेश भी जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस फैसले के बाद अब किसी तरह की कोई दुविधा नहीं रह गई है और राज्य में समान कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को समान वेतन भी मिलेगा। उन्होंने इसे कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया और सभी को बधाई भी दी। अपने बयान में मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक शिक्षा को लेकर सभी प्रकार की मंशा को स्पष्ट लोगों को समझा और साथ ही उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने विधेयक प्रस्तुत किया है ताकि सभी वर्गों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। पहले ही जो है उस पर मंत्रिमंडल में निर्णय कर लिया था कि उनको समान कार्य का समान वेतन देना है। कल उनका शासनादेश भी निकल गया और अब उनको ये रास्ता बिल्कुल बन गया है कि अब कोई दुविधा नहीं है, समान कार्य समान वेतन उनको मिलने लगेगा। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूंकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता, तो उनको समाप्त किया है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय ही है कि अब एकीकृत शिक्षा हो जाए, एक जगह पर सब लोग आ जाएं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उस उद्देश्य से और देवभूमि में शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए जो संस्कार दें, बच्चों को गुणवान बनाएं, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें। देश और राष्ट्र में, दुनिया में जो है हमारे बच्चे जाएं, सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री धामी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट केवल वर्तमान की जरूरतों को ही नहीं पूरा करता बल्कि विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव भी रखता है। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि भारत किस तरह विकास के संकल्प की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बजट में ऐसे प्रावधान किए गए जो देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के लिए विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं बल्कि आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी असली उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में तथा माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया गया है, वो बजट भारत के संपूर्ण जनगण मन की आशाओं, आकांक्षाओं, आत्मनिर्भरता और उनके आत्मविश्वास का ये बजट है। और ये बजट न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि विकसित भारत 2047 की मजबूत और उसकी टिकाऊशील आधारशिला भी रखता है। और ये संकल्प जो विकसित भारत का है, उस संकल्प की ओर भारत के कदम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, क्रमशः इस बजट में उसका पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। ये बजट इस बात का भी प्रमाण है कि आज की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केवल विकास उनके लिए आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव की एक पहल है, एक माध्यम है। यह बजट जहां मध्यम वर्ग, करदाताओं और समाज के अंतिम छोर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत और सम्मान का बजट है। नवाचार, विनिर्माण, रोजगार को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट देश की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के साथ साथ स्थायी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, जो देश के दीर्घकालीन आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बजट में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय इसका प्रावधान किया गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में केवल आज की आवश्यकताओं की ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की शक्ति मांगती है। इस बजट में 7 नए कॉरिडोर, आधुनिक परिवहन नेटवर्क, लॉजिस्टिक ढांचे का विस्तार, निवेश, उद्योग और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती देने का प्रावधान है। वाराणसी हल्दिया जलमार्ग, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी उच्च गति रेल कॉरिडोर केवल कनेक्टिविटी परियोजना ही नहीं है, ये व्यापार, पर्यटन, रोजगार और राष्ट्रीय एकता के नए दौर खोलने वाले कदम भी हैं, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को गति देंगे। यह बजट मुख्य रूप से जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है, उसको केंद्र बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इसमें 2,73,108 करोड़ रुपए का ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किया गया है, वो स्पष्ट करता है कि गांव, गरीब, किसान और कृषि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, कृषि अवसंरचना सशक्त होगी, ग्रामीण युवाओं के स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे, जो देश के सामाजिक संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में केंद्रीय बजट की बारीकियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये बजट आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश करता है। इस बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसानों को रखा गया है। केंद्र में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को लगभग 12 से 20 लाख आपको बता दें 1000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। युवा कौशल विकास में शिक्षा क्षेत्र में 1 लाख
10,000 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। वहीं चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, बायोटिक और साइबर सिक्योरिटी जैसे तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी रखा गया है। इसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे सेक्शन 1 नीतिगत केंद्रों को मिलेगा। तो वहीं आपको बताते चले सीएम सैनी ने नॉन स्टॉप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 टर्म हो गए हैं। 3 टर्मों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है, हर नागरिक देश का चर्चा कर रहा है, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है। मैं बोलता हूं इस बात को, इसकी चर्चा कांग्रेस के घर के अंदर भी होती है। भी विकास के काम तो हो रहे हैं, परंतु बाहर हाजिरी लगानी है। बाहर तो कहना पड़ेगा ना। अगर बाहर घर से बाहर निकल कर कहेंगे, फिर भी महिलाएं बाहर भी, जो कांग्रेस के नेताओं के परिवार में महिलाएं हैं, वो भी इसकी प्रशंसा करती हैं, नहीं बजट अच्छा है। परंतु हाजिरी लगानी इन लोगों ने, हाजिरी इस प्रकार की लगाते हैं, कहीं न कहीं हमारी भी पिक्चर आती रहे, छपती। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत और अमेरिका के बीच हुई व्यापार डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है और इसका सीधा लाभ भारतीय व्यापारियों, शिल्पकारों और निर्यातकों को मिलने वाला है। वहीं उन्होंने बताया कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए शुल्क में भारी कटौती की गई, सीधे 50% से घटाकर सीधे 18% कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह डील शिल्पकारों और निर्यातकों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई। इससे भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी और निर्यात को भी मजबूती मिलेगी। भारत और अमेरिका के मध्य व्यापार डील को अंतिम मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय माल पर लगाए गए शुल्क में भारी कटौती की गई है। 50% से सीधे 18% तक की गई है। ये हमारे व्यवसायियों, शिल्पकारों, एक्सपोर्टर्स के लिए उम्मीद की नई किरण है। ये डील इस बात की गवाही देती है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और सम्मान मिल रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हस्तशिल्प और हैंडलूम सेक्टर जो हमारे प्रदेश की धुरी हैं, इस करार से सर्वाधिक लाभान्वित होंगे। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी, रत्न और आभूषण, पेंटिंग्स, मार्बल कारीगरी, लकड़ी की कलाकृतियां और हाथ से बुने वस्त्र में अब घटे हुए टैक्स के चलते डिमांड में और तेजी आएगी, जिससे राजस्थान के उद्योगों को और मजबूती मिलेगी। मैं एक बार पुनः इस ट्रेड डील के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो वहीं संसद परिसर में अलग ही नजारा देखने को मिला जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी नेता नवनीत बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हुई। ये तब हुआ जब विपक्ष के कुछ सांसद सदन भवन में मकर द्वार पर धरना दे रहे थे। तभी सांसदों का हौसला बढ़ाने राहुल गांधी पहुंचे। तभी वहां से नवनीत बिट्टू गुजरे और राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कह दिया। बिट्टू ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने तत्काल पलटवार किया और राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया। ये मामला चर्चा में आ गया। इसी कड़ी में अब दिल्ली से मंत्री और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कांग्रेस पर सिलसिलेवार पलटवार किया। असल में बीजेपी नेता और दिल्ली में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल के बयान पर पलटवार किया है। सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सिख समुदाय का अपमान है। वहीं आपको बता दें, सिरसा ने कहा कि एक सिख सरदार कभी गद्दार नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर किसी ने देश और सिखों के साथ विश्वासघात किया है तो वो कांग्रेस और गांधी परिवार है। पार्लियामेंट में एक
सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, ये बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं, लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था, इनके परंपरा है, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।